कहानी की शुरुआत होती है जापान की सबसे टाइट सिक्योरिटी जेल में, जहां देश के सबसे खतरनाक कैदियों को रखा जाता है। दो गार्ड्स वहां रखवाली कर रहे थे। फिर वो एक खास आइसोलेशन सेल में पहुंचते हैं, जहां जापान के सबसे खूंखार कैदी सुजुकी को रखा गया था। वो कई सालों से जेल में कैद था। गार्ड्स के जाने के बाद सुजुकी अचानक मुस्कुराया और उसने अपना एक दांत बाहर निकाल लिया। कुछ देर बाद गार्ड्स फिर से चेकिंग करने के लिए आए, लेकिन इस बार सुजुकी फरार हो चुका था। उन्हें वहाँ किसी के मौजूद होने का शक हुआ, लेकिन सुजुकी भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो बिना आवाज़ किए टॉर्च लाइट से बचते हुए वहाँ चिपका रहा। गार्ड्स के जाने तक वो दीवार पर ही चिपका रहा, लेकिन गार्ड्स ने आइसोलेशन सेल की दोबारा चेकिंग की तो वो समझ गए कि सुजुकी भाग चुका है। उन्होंने तुरंत बाकी गार्ड्स को बुलाया और वहाँ गार्ड्स की भीड़ इकट्ठा हो गई। उधर सुजुकी छत से भाग रहा था। जोर जोर से जेल के अलार्म बजने लगे। उसे रास्ता बंद मिला और तभी जोरदार बारिश शुरू हो गई। इसके बाद पीछे की कहानी दिखाई जाती है। 12 साल पहले कुछ कैदियों को एक जेल में लाया गया था। उनमें से एक सुजुकी भी था, जो 10 साल की सज़ा काटने आया था। उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता था। उसकी छाती पर उल्टे पहाड़ का टैटू भी था। सुजुकी जेल से भागने के लिए मशहूर था और अब तक 3 बार ऐसा कर चुका था। इसके बाद सुजुकी को एक छोटे से कमरे में लाया गया, जिसमें एक रोशनदान था। उसने रोशनदान को ध्यान से देखा। उसके दिमाग में ज़रूर कुछ चल रहा था। बाहर गार्ड्स ने वार्डन मिस्टर कानेमुरा से कहा कि सुजुकी इस बार तो हरगिज़ नहीं भाग पाएगा, लेकिन जैसे ही उसने शीशे से देखा, सुजुकी तो पहले ही गायब हो चुका था। बिना वक्त गवाए उन्होंने गार्ड की टीम उसे पकड़ने के लिए भेज दी। उसने पूरे शहर को घेरने की सोची ताकि सुजुकी बच ना पाए, लेकिन गार्ड ने सुजुकी को 20 मिनट में ही पकड़ लिया। पता नहीं क्यों सुजुकी ट्रेन की पटरी पर सीधा भागता जा रहा था। इसके बाद उसे उसी कमरे में कैद कर दिया गया, लेकिन उसके हाथों में हथकड़ी थी। फिर एक गार्ड ने अंदर झांक कर देखा कि सुजुकी मुंह पर चादर ओढ़ कर सो रहा था। गुस्से में उसने सुजुकी को चादर हटाने के लिए कहा, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। इस गुस्ताखी की वजह से सुजुकी की बुरी तरह से पिटाई हुई। अगली सुबह वार्डन ने सुजुकी को सारे पुराने रिकॉर्ड निकाले। ध्यान से पढ़ने पर उसे पता चला कि सुजुकी जब जब जेल से भागता है, इत्तेफाक से कुछ ही देर में ट्रेन की पटरियों पर पकड़ा जाता है। रात को वार्डन गार्ड के साथ चेकिंग पर निकला। वो सुजुकी की सेल में पहुंचकर हैरान रह गया, क्योंकि उसने किसी तरह से अपनी हथकड़ियाँ खोल दी थी। गुस्से में गार्ड ने उसे मारते हुए पूछा कि आखिर उसने ऐसा किया कैसे, लेकिन हमेशा की तरह सुजुकी चुप रहा। एक बार फिर उसकी दमदार धुलाई हुई। एक दिन सुजुकी एक छोटी सी तार से खेल रहा था, जिसे किसी तरह वो छुपाकर जेल तक लाया था। इस तार की मदद से वो अपनी हथकड़ियाँ खोलता था। कुछ दिन बाद वार्डन एक हफ्ते की छुट्टी पर अपने घर चला गया। उसके जाने के बाद गार्ड भी ढीले पड़ गए। अब सुजुकी के पास भागने का बहुत अच्छा मौका था। उसने अपनी तार निकाली और ताला खोलने की कोशिश की। कुछ देर बाद गार्ड चेकिंग पर निकला। उसने झांक कर देखा कि सुजुकी फिर से मुंह ढक कर सो रहा था, लेकिन इस बार गार्ड बिना कुछ कहे चला गया। असल में सुजुकी तो छिपकली बनकर छत पर चिपका हुआ था और गार्ड को देख रहा था। वो जेल से भागने के लिए सही मौके का इंतज़ार कर रहा था। गार्ड के जाने के बाद वो चढ़ते चढ़ते ऊपर तक पहुंच गया। उसने छत की खोखली जगह पर एक मुक्का मारा और वहां से रफू चक्कर हो गया। जब गार्ड को पता चला तो उन्होंने तुरंत अलार्म बजा दिया। वार्डन को भी खबर पहुंचा दी गई। सुनते ही वार्डन भी जेल आ गया। अगली सुबह ऑफिसर सुजुकी को पकड़ने का प्लान बना रहे थे, तभी वार्डन भी वहां पहुंच गया। उसने कहा कि सारे प्लेन छोड़कर सिर्फ एक टीम पास की ट्रेन की पटरियों पर भेज दे। ऑफिसर्स ने कहा सुजुकी इतना भी बेवकूफ़ नहीं जो हर बार उसी जगह होगा। लेकिन जब वार्डन ने कहा उसकी बात 100% पक्की है, तो उन्होंने टीम भेज दी। उसकी बात सच निकली। भगोड़े सुजुकी को एक बार फिर ट्रेन की पटरियों पर पकड़ लिया गया। शायद जेल से निकलते ही उसकी सारी होशियारी घास चढ़ने चली जाती थी। वार्डन की सूझबूझ की वजह से सुजुकी पकड़ा गया था।
इसके लिए उसका प्रमोशन हो गया। अब वो बड़ा ऑफिसर बन गया था जो देश की सारी जेलों की चेकिंग करता था। उधर सुजुकी एक बार फिर भाग निकला और फिर से पटरियों पर पकड़ा गया। हर साल उसे एक नई और टाइट सिक्योरिटी जेल में भेजा जाता था, लेकिन वो हर जगह से फरार हो जाता था। इसी वजह से मीडिया ने उसे स्टार भगोड़े का खिताब दे दिया और पूरे देश में मशहूर हो गया। यहाँ तक कि बच्चा बच्चा उसकी कहानियाँ पढ़ने लगा। 12 साल बाद उसे सेंट्रल जेल में ले जाया गया। यहाँ वो कड़ी सिक्योरिटी में था क्योंकि 10 गार्ड सिर्फ उसी पर निगरानी के लिए खड़े हुए थे। उसका कमरा कंक्रीट से बना हुआ था और दरवाज़ों पर कहीं ताले थे। यह वही आइसोलेशन सेल है जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया था। गार्ड्स के जाने के बाद सुजुकी ने चारों ओर नज़र दौड़ाई। वो एक बार फिर भागने की तैयारी में था, लेकिन एक दिन गार्ड ने खाना लेकर उसकी सेल में रखा, लेकिन उसके जाने से पहले ही सुजुकी ने उसे पकड़कर हथकड़ी लगा दी। गार्ड ने तुरंत सीटी बजाई, जिससे कई गार्ड वहां आ गए। उन्होंने मार मार कर उसकी चटनी बना दी। होश आने पर सुजुकी ने दरवाजे से गार्ड को जाते देखा। उसके चेहरे से खून टपक कर लोहे की सलाखों पर लग रहा था। अगली सुबह गार्ड ने उसकी हथकड़ियों पर कुछ और पेंच कस दिए ताकि इस बार वो उन्हें खोल न पाए। इसी तरह सुजुकी के दिन बीत रहे थे। वो जानबूझकर गार्ड पर हमला करता और मार खाता, फिर अपना खून लोहे की सलाखों पर टपकाता। एक दिन गार्ड ने उसे इतना मारा कि उसका दांत टूटकर गिर गया, लेकिन सुजुकी ने उसे उठा लिया और उसे देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब उसका प्लेन का ही हिस्सा था। इसके बाद सुजुकी दीवार पर अपने दांत से कुछ बना रहा था। गार्ड के आने पर उसने फटाफट से अपना दांत वापस मुंह में फिट कर लिया। कुछ हफ्तों बाद सुजुकी ने एक और गार्ड पर हमला कर दिया। इस बार उसे सबसे खतरनाक सजा दी गई। उन्होंने उसे एक लंबी जंजीर से बांधकर ऊपर लटका दिया। कई दिन बीत गए, लेकिन वो अब भी वहीं लटका था। एक दिन चमत्कार हो गया और सुजुकी गाना गाने लगा। तब जाकर ये खुलासा हुआ कि सुजुकी असल में बोल सकता है। एक साल बीत गया और सुजुकी अभी भी सजा काट रहा था। उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। उसका शरीर सड़ने लगा, उसके हाथों पर कीड़े पड़ गए थे। आखिरकार उस शाम गार्ड्स ने आकर उसकी जंजीर खोल दी। पूरे 1 साल बाद उसे चैन की सांस आई थी। उधर पुराना वार्डन मिस्टर कानेमुरा वहाँ की जांच करने पहुँचा। उसने आइसोलेशन सेल में जाकर देखा कि सुजुकी की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज करके वहाँ से चला गया। इसके बाद वही रात आई जहाँ से कहानी की शुरुआत हुई थी। जब बाहर बिजली कड़कने लगी तो सुजुकी ने अपने प्लान को अंजाम दिया। आखिरकार वो दिन आ गया था जिसका वो पूरे 1 साल से इंतज़ार कर रहा था। उसने अपना दांत निकाला और हथकड़ियों के पेंच खोलने लगा। असल में सुजुकी दीवार पर दांत से कुछ बनाता नहीं था, बल्कि उसे घिस घिस कर तीखा कर रहा था, जिससे वह अपने हथकड़ी के पेंच खोल सके। हथकड़ियों से आज़ाद होकर उसने दरवाजे पर जाकर लोहे की सलाखों को धक्का देना शुरू किया। लगातार खून टपकने की वजह से सलाखों पर जंग लग चुकी थी। कुछ ही पलों में सलाखें टूट गई और सुजुकी जेल से फरार हो गया। इसके बाद सुजुकी के जन्म की कहानी बताई गई। उसे जन्म देते उसकी माँ की मौत हो गई थी और उसका बाप जेल में सड़ रहा था। इसी वजह से वो अपने रिश्तेदारों के घर पला। एक दिन सुजुकी जंगल में प्रैक्टिस कर रहा था जब उसे दूर से एक आदमी आता दिखाई दिया। ये उसका बाप था। उन्होंने कुछ समय बातें किया और तभी अपने पिता को छाती पर पहाड़ का टैटू देखा। तभी वहाँ जेल के ऑफिसर आ पहुँचे और पटरियों पर सुजुकी के पिता को पटकने लगे। ये देखकर सुजुकी ने कसम खाई कि एक ना एक दिन अपने पिता से ज़रूर मिलेगा। पर प्रेजेंट में सुजुकी फरार होकर एक बार फिर पटरियों पर ढूंढ रहा था। मिस्टर कानेमुरा ने पीछे से उसे रुकने के लिए आवाज़ दी और हैरानी की बात यह थी कि वो रुक भी गया। कुछ ही देर में गार्ड की टीम आकर उसे पकड़कर ले गई।
देश की सबसे कड़ी सिक्योरिटी जेल्स भी सुजुकी को रोक नहीं पाई थी। इसलिए मिस्टर कानेमुरा ने उसे धरती की सबसे खतरनाक जेल प्रिजन इस्ल में भेजने का ऑर्डर दे दिया। प्रिजन इस्ल किसी मामूली जेल की तरह बिल्कुल नहीं थी। वो समंदर के बीचों बीच बनी थी, जहां लगातार तेज बहाव रहता था। सबसे ज़रूरी बात, आसपास ट्रेन तो बिल्कुल नहीं थी और तो और समंदर शार्क से भरा हुआ था, इसलिए वहां से भागकर बच निकलना बिल्कुल नामुमकिन था। जेल के अंदर के हालात भी इतने ही खतरनाक थे। पूरी जेल में चारों ओर हजारों गार्ड्स थे और अगर कोई कैदी भागने की कोशिश करता तो उनके लिए शूट एट साइट्स के ऑर्डर थे। कैदियों को जहरीला खाना दिया जाता था, जिससे वो धीरे धीरे पागल हो गए। जब सुजुकी वहां पहुंचा तो उसे तुरंत उसके सेल में बंद कर दिया गया। वो कोई कमरा नहीं था, बल्कि कुछ रोड्स थी जिन्हें सुजुकी के शरीर के आसपास ऐसे जोड़ दिया गया था जिससे भागना तो दूर वो हिलडुल भी नहीं सकता था। उधर मिस्टर कानेमुरा ने जेल की लाइब्रेरी में जाकर सुजुकी के बारे में जानकारी निकालना शुरू की। ढूंढने पर उसे कुछ पुरानी फाइल्स मिली जिन्हें वो पढ़ने लगा। उधर जेल में सुजुकी ध्यान लगाकर खड़ा था। हालांकि वहां से भागना नामुमकिन था, लेकिन शायद उसके दिमाग में कोई आइडिया था। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली। अचानक उसे अपने दोनों कंधे डिसलोकेट कर लिए और उस छोटी सी जगह से धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। एक कैदी ने उसे ऐसा करते देख लिया, लेकिन वो इतना नशे में था कि एक शब्द तक नहीं बोल पाया। उधर मिस्टर कानेमुरा अभी भी अपनी रिसर्च कर रहे थे। जेल का अलार्म बजने लगा कि परेशान होने के बजाय जेल का वार्डन खुश हो गया, क्योंकि आखिर वहां से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। से आज उसके आदमियों को एक कैदी को गोली मारने का मौका मिलेगा। मिस्टर कानेमुरा ने उसे समझाने की कोशिश की कि सुजुकी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था, लेकिन वार्डन ने उसकी बात नज़रअंदाज कर दी। अगली सुबह कई गार्ड को राइफल्स देखकर पूरे आइलैंड में फैला दिया गया। अपने आदमियों को कुछ समझा रहा था, लेकिन वहां मिस्टर कानेमुरा आ गया। उसने वार्डन से कहा कि सुजुकी असल में अपने बाप को ढूंढने आया था, इसी आइलैंड पर कैद है। ये सुनकर सभी हक्के बक्के रह गए और सुजुकी की असलियत का खुलासा हुआ। असल में अब तक जो हुआ वो सब सुजुकी के प्लान का ही हिस्सा था। वो पूछकर जेल में कैद हुआ और हर बार भागता रहता ताकि वो आखिर प्रिजन इसलिए तक पहुंच सके। उसका असली मकसद था अपने पिता को ढूंढकर उनके साथ फरार होना। उधर सुजुकी आखिरकार अपने पिता से मिला और एक दूसरे को इतने साल बाद देखकर दोनों खूब रोए। बदकिस्मती से मिस्टर कानेमुरा वार्डन और बाकी गार्ड के साथ वहीं आ रहा था, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही सुजुकी उस बूढ़े आदमी के साथ गायब हो गया। आखिरकार सुजुकी अपने पिता को आइलैंड के तट तक ले गया। उसने पहले से ही वहां एक पैराग्लाइडर तैयार कर रखा था। दोनों पैराग्लाइडर पर चढ़े और दूर उड़ गए। दूसरी ओर मिस्टर कानेमुरा ने एक बूढ़े आदमी से बात करने की कोशिश की, जो सुजुकी के पिता के साथ ही कैद था। तभी उसने सेम टैटू उस आदमी की छाती पर देखा और वो वहीं जमा रह गया। आखिरकार इतने सालों की कड़ी मेहनत के बाद भी सुजुकी गलत आदमी के साथ फरार हो गया था।